वेलकम टू बीपीएससी मेकर। दोस्तों आज है 27 अप्रैल 2022 और आज के इस वीडियो में 26 और 27 अप्रैल 2022 से संबंधित बिहार करंट अफेयर्स और साथ ही राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं से करंट अफेयर्स के जितने भी प्रश्न बनेंगे वो तमाम प्रश्नों की जानकारी विश्लेषण सहित मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। आपको इस पूरे वीडियो को ध्यानपूर्वक देखना है और आपको बता दूं कि इस श्रृंखला के सारे वीडियो बिहार के पदों की परीक्षा के लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। तो रेगुलर बेसिस पर यहाँ पर आप करंट अफेयर्स की तैयारी को बेहतर तरीके से कर सकते हैं। हम यहाँ पर चलेंगे पिछले वीडियो के प्रश्न पे, जो प्रश्न मैंने आपको पिछले वीडियो में पूछा था। पिछले वीडियो का हमारा प्रश्न था कि बिहार के किस जिले को हाल ही में एक जिला एक उत्पाद योजना यानी कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना के तहत सम्मानित किया गया है। इस प्रश्न की विस्तृत जानकारी मैंने आपको दिया था और आपको बताया था इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि दरभंगा। दरभंगा जिला को भी हाल ही में एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत सम्मानित किया गया। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा। जो लोग 67 में बीपीएससी सीडीपीओ आदि एग्जाम की तैयारी में लगे हैं, जो 2022 में आयोजित होने वाले बिहार की परीक्षाएं हैं, ऐसी परीक्षाओं के लिए हमारा बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स का इस पीडीएफ का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। आप वहां पर जाकर इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें 1000 से अधिक प्रश्नों का संग्रह है और तमाम प्रश्न जो इसमें डाले गए हैं वो सभी का सभी यहाँ पर आपको संपूर्ण विश्लेषण प्रस्तुत करता है, जो कि आपके किसी भी प्रतियोगी परीक्षा जो खास करके बिहार में आयोजित होंगे उसके लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। हम यहाँ पर चलेंगे आज के इस वीडियो के पहले प्रश्न पे। तो आज के इस वीडियो का हमारा पहला प्रश्न है कि किस राज्य सरकार ने हाल ही में राज्य में सभी छोटी छोटी नदियों को आपस में जोड़े जाने की घोषणा की है। यह घोषणा भी हाल ही में बिहार सरकार के द्वारा किया गया। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी कि बिहार। आपको इस प्रश्न के बारे में विस्तृत जानकारी दे दूं कि नीतीश सरकार ने राज्य में सभी छोटी छोटी नदियों को आपस में जोड़े जाने की घोषणा की है और इसको लेकर के जन संसाधन विभाग या देखिए जन नहीं बल्कि जल संसाधन विभाग को निर्देश दिए गए हैं। ये जानकारी यहाँ से ध्यान रखें। इसके लिए जल संसाधन विभाग को भी हाल ही में इसकी नोटिस दिया गया था। और यहाँ पर हम बात करें इसे जोड़ने का उद्देश्य क्या है, इसका फायदा क्या होगा, वो चीज़ें यहाँ पर हमने 2 पॉइंट में लिखा है कि नदियों को आपस में जोड़ने से जल संरक्षित रहेगा और इससे लोगों को सिंचाई कार्य में भी सुविधा होगी और साथ साथ यहाँ पर जो भी बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है बिहार में, तो बाढ़ प्रभावित इलाकों में भी रहने वाले लोगों को इससे लाभ मिलेगा और किसानों को खेती करने में सहूलियत होगी। ये आप जानेंगे। नदी को आपस में जोड़ने से फायदा ये होगा कि नदियों का जो मतलब नदी में जो जल है, जल का जो फैलाव होगा वो बड़े पैमाने पे होगा। यानी कि जिस क्षेत्र में बाढ़ का ज़्यादा मतलब कर सकते हैं एक प्रकोप होता है, तो नदी को आपस में जोड़ने से क्या होगा, बाढ़ वाला जो पानी होगा ये अन्य क्षेत्रों में फैलेगा, तो ऐसे में बाढ़ की जो स्थिति होगी वो कम होगी। तो इसीलिए हमने यहाँ पर लिखा कि बाढ़ प्रभावित इलाकों में भी इससे कर सकते हैं लोगों को फायदा होगा और साथ ही साथ किसानों को खेती करने में भी सहूलियत होगी। और यहाँ पर हमने नदी जोड़ो योजना के बारे में बिहार से संबंधित एक पॉइंट लिखा जो कि महत्वपूर्ण है। हालांकि इसकी जानकारी हमने पहले भी आपको दिया था। तो इसके तहत यह कि हालांकि बिहार की पहली नदी जोड़ो योजना या फिर कह सकते हैं परियोजना के तहत वर्ष 2022 में बूढ़ी गंडक और बागमती नदी को जोड़ा जाएगा। ये घोषणा कुछ दिन पहले हुआ था, लेकिन हाल ही का घोषणा यह है कि बिहार में जितनी छोटी छोटी नदियां हैं इसे आपस में जोड़ा जाएगा। ये डिटेल जानकारी यहाँ से आपको ध्यान रखना है। हम यहाँ पर चलेंगे आज के इस वीडियो के दूसरे प्रश्न पे। दूसरा प्रश्न भी काफी महत्वपूर्ण है बिहार करंट अफेयर्स के दृष्टिकोण से। यह प्रश्न है कि हाल ही में किस जिले में बिहार का पहला एथेनॉल प्लांट बनकर तैयार हो चुका है, जिसका उद्घाटन अभी हाल ही में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा किया जाएगा। इसकी जानकारी हम आगे देखेंगे, लेकिन यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है किस जिले में ये इथेनॉल प्लांट बनकर तैयार हुआ है। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी कि ये पूर्णिया में बनकर तैयार हुआ है। आपको बता दूं कि हाल ही में पूर्णिया में बिहार का पहला एथेनॉल प्लांट बनकर तैयार हुआ है, जिसका उद्घाटन 30 अप्रैल 2022 को बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा किया जाएगा। आप यहाँ पर इथेनॉल प्लांट को इस इमेज में भी देख सकते हैं। आपको इस प्रश्न के बारे में और जानकारी दे दूं कि यह धमधा अनुमंडल, आपको ध्यान रखना है, धमधा अनुमंडल के के नगर के गणेशपुर पड़ोरा में बिहार का पहला एथेनॉल प्लांट बनकर तैयार हुआ है। एथेनॉल की बात आई है तो यहाँ से आपको ध्यान रखना है इसका क्षमता क्या है, यानी कि एक दिन में यहाँ से कितना एथेनॉल का उत्पादन होगा। ये भी एग्जाम में प्रश्न बनते हैं। तो वर्तमान समय की बात करें तो वर्तमान समय में यहाँ पर कर सकते हैं 65,000 लीटर एथेनॉल का उत्पादन होगा प्रत्येक दिन। ये आपको यहाँ से ध्यान रखना, ये इसकी क्षमता है। हालांकि ये क्षमता आने वाले समय में बढ़ भी सकती है। यहाँ पर आगे इसी में कुछ पॉइंट लिखा गया कि देश में अभी गन्ने से एथेनॉल तैयार होता है, पर पूर्णिया में बन रहे एथेनॉल प्लांट में एथेनॉल मक्का और ब्रोकन राइस से तैयार होगा। ये उद्घाटन लगभग कर सकते हैं 30 अप्रैल को होगा। ये बनकर पूरी तरह से तैयार है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना, बिहार में जो मतलब कर सकते हैं पूर्णिया में जो एथेनॉल प्लांट बना, यहाँ पर मक्का और ब्रोकन राइस से एथेनॉल का निर्माण होगा। हालांकि भारत में जितने भी एथेनॉल प्लांट है यहाँ पर गन्ने से ही एथेनॉल का निर्माण किया जाता है। इसी में अगला पार्ट है कि एथेनॉल निर्माण के बाद बची सामग्री से पशु आहार का भी निर्माण कर पाया जाएगा। ये सारी भी बातें यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। हालांकि एथेनॉल नीति की बात करें तो ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि भारत में पहला ऐसा कौन सा राज्य है जिन्होंने एथेनॉल नीति को लागू किया। तो बिहार भारत का पहला ऐसा राज्य है जिन्होंने कह सकते हैं एथेनॉल नीति को लागू किया था। ये जानकारी यहाँ से ध्यान रखिए, हालांकि हमने इसमें नहीं लिखा है, लेकिन आप लोग नोट कर लीजिएगा, बिहार भारत का पहला ऐसा राज्य है जिसने कि एथेनॉल नीति को लागू किया।
अब यहाँ पर बात है बिहार के पूर्णिया जिले की। बिहार वाले मैप पर जब आप पूर्णिया की स्थिति को ढूंढेंगे तो यहाँ पर आपको ये पूर्णिया देखने को मिलेगा। पूर्णिया जिला की बात करें तो बिहार के 9 प्रमंडल में से एक प्रमंडल है और इसकी जो कह सकते हैं सीमा है, ये 5 अन्य जिलों के साथ अपनी सीमा को साझा करता है। ये 5 अन्य जिले कौन कौन से, हम यहाँ पर किशनगंज से स्टार्ट करते हैं। 1 हो गया किशनगंज, 2 हो गया अररिया, 3 हो गया मधेपुरा, 4 हो गया भागलपुर, 5 हो गया कटिहार। कुल मिला के 5 जिलों के साथ अपनी सीमा को साझा करता है। पूर्णिया प्रमंडल की बात करें तो इसके अंतर्गत आते हैं 4 जिले। ये 4 जिले कौन कौन से हैं आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये 4 जिले हैं अररिया, किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार। ये पूर्णिया प्रमंडल के अंतर्गत आने वाले 4 जिले हैं। इसी चीज़ को यहाँ पर आगे आप इस स्लाइड में देख सकते हैं कि बिहार के 9 प्रमंडल में से पूर्णिया भी एक प्रमंडल है और इसका हेडक्वार्टर अर्थात जो मुख्यालय ये पूर्णिया है। और इसके अंतर्गत आते हैं 4 जिले, ये हैं अररिया, किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार। अररिया जिला की जो सीमा ये 4 जिलों के साथ अपनी सीमा को साझा करता है, जबकि पूर्णिया जिला की सीमा 5 जिलों के साथ सीमा को साझा करता है। हम यहाँ पर चलेंगे आज के इस वीडियो के अगले तीसरे प्रश्न पे। ये तीसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन आधुनिक भारत की पहली कार्बन न्यूट्रल ग्राम पंचायत बनी है। ये भी हाल ही में बहुत ज़्यादा खबरों में था और ये प्रश्न आपके एग्जाम की दृष्टिकोण से बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा पल्ली ग्राम पंचायत, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। ये जम्मू कश्मीर से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर है। आपको विस्तार से बता दूं कि हाल ही में जम्मू कश्मीर के सीमावर्ती सांबा जिले में स्थित पल्ली ग्राम देश की पहली कार्बन न्यूट्रल पंचायत बनी है। दरअसल अगर हम बात करें 24 अप्रैल 2022 को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के अवसर पर जम्मू कश्मीर के सांबा जिले की ग्राम पंचायत पल्ली से ही आयोजित मुख्य कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने देश को संबोधित किया था। और इस कह सकते हैं आयोजन कार्यक्रम में इस अवसर पर बिहार के कह सकते हैं बिहार को अलग अलग 4 श्रेणियों में कुल 12 पुरस्कार दिए गए थे। पंचायतों को जो पुरस्कार दिया जाता है इनमें से 12 पुरस्कारों में से 6 पुरस्कार बिहार के मतलब कह सकते हैं बिहार के पंचायतों को दिया गया। तो कुल मिलाकर यहाँ से ध्यान रखिए, ये वाला भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है। हालांकि ये समारोह जो आयोजित हुआ था ये जम्मू कश्मीर के सांबा जिले के कह सकते हैं पल्ली पंचायत से आयोजित हुआ था। बिहार को जो पुरस्कार मिला ये 12 पुरस्कार मिला, जिनमें से 6 पंचायत को ये पुरस्कार दिया गया है। और इसकी जानकारी हमने पिछले वीडियो भी आपको एकदम से विस्तार से दिया था। हमारा अगला होगा यहाँ पर चौथा प्रश्न। ये चौथा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा रायसीना डायलॉग के 7वें संस्करण का उद्घाटन किया गया। तो अभी हाल ही में रायसीना डायलॉग के 7वें संस्करण का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। आपको इस प्रश्न पर बता दूं कि हाल ही में 25 अप्रैल 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रायसीना डायलॉग के 7वें संस्करण का उद्घाटन किया है। और इस समारोह में यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन कार्यक्रम की मुख्य अतिथि थी। यानी कि जो रायसीना संवाद था इसके मुख्य अतिथि जो थी ये आपको ध्यान रखना यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन थे, जो कि भारत के भी मतलब दौरे पर हैं। और यहाँ पे इस संवाद यानी कि रायसीना डायलॉग के बारे में पॉइंट लिखा गया है। रायसीना संवाद 25 अप्रैल से 27 अप्रैल 2022 तक 3 दिनों तक व्यक्तिगत रूप से आयोजित किया गया है। अब यहाँ पे अगले पॉइंट में रायसीना डायलॉग या फिर रायसीना संवाद की बात करें तो इसे हमने आपको शॉर्ट में समझाने का प्रयास किया है। तो रायसीना डायलॉग भारत की प्रमुख बहुपक्षीय विदेश नीति और भू अर्थशास्त्र सम्मेलन है और यह भारत द्वारा आयोजित की जाने वाली बहुदेशीय वार्षिक संवाद कार्यक्रम है और इसकी शुरुआत जो हुई थी वर्ष 2016 में की गई थी। आई होप कि आप यहाँ पर ये सारे पॉइंट को याद रखेंगे। अगला होगा 5वां प्रश्न। यह प्रश्न है कि स्कॉट होम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट अर्थात सीपरी द्वारा जारी नवीनतम आंकड़ों के अनुसार सैन्य खर्च अर्थात मिलिट्री एक्सपेंडिचर के मामले में कौन सा देश शीर्ष पर है। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा मिलिट्री खर्च के मामले में प्रथम स्थान पर है अमेरिका। प्रश्न में पूछा गया कि प्रथम स्थान पर कौन है। अगर वह दूसरे स्थान पर पूछता तो दूसरे स्थान पर है चीन, तीसरे स्थान पर है अपना भारत, चौथे स्थान पर है ब्रिटेन, जबकि 5वें स्थान पर है रूस। तो कुल मिलाकर ये विश्व के 5 ऐसी कंट्री है जो कि सैन्य खर्च के मामले में शीर्ष स्थान पर है। इस प्रश्न के बारे में आपको विस्तृत जानकारी दे दूं कि स्कॉट होम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट अर्थात सीपरी द्वारा जारी नवीनतम रिपोर्ट के आधार पर विश्व सैन्य खर्च मिलिट्री एक्सपेंडिचर जो है ये 2021 में 2.1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया है। यहाँ पर जो आंकड़ा ऐड किया गया 2.1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर ये पूरे विश्व का है, यानी कि पूरे विश्व में जितने भी देश द्वारा सैन्य खर्च मतलब कर सकते हैं किया जाता है तो वहां पर आपको ध्यान रखना ये अब तक का सर्वकालिक उच्च स्तर पर यह पहुंच गया जो कि 2.1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर है। ये आप यहाँ से ध्यान रखिए। सिपरी के इस रिपोर्ट की बात करें तो सिपरी के इस नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार जो सबसे बड़े सैन्य खर्च करने वाले देश हैं इनमें अमेरिका पहले स्थान पर है, दूसरे स्थान पर चीन, तीसरे पर भारत, चौथे पर ब्रिटेन और 5वें पर रूस है। तो कुल मिलाकर यहाँ से 5 आपको ध्यान रखना है। हम चलेंगे आज के इस वीडियो के अगले 6ठे प्रश्न पे। तो आज के इस वीडियो का हमारा अगला 6ठा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन लगातार दूसरी बार फ्रांस के राष्ट्रपति बने हैं। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी कि इमैनुअल मैक्रोन, जो कि कह सकते हैं दूसरी बार लगातार फ्रांस के राष्ट्रपति बने। आप यहाँ पर इनको इस इमेज में भी देख सकते हैं। आपको बता दूं कि हाल ही में फ्रांस के मौजूदा राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने राष्ट्रपति का चुनाव जीत लिया है और उन्हें इस राष्ट्रपति चुनाव में कुल 58.2% वोट मिले थे, जिसके बाद उन्होंने मरीन ले पेन को हराकर लगातार दूसरी बार राष्ट्रपति चुनाव में जीत दर्ज की है, जो कि आपको ध्यान रखना लगातार दूसरी बार कर सकते हैं। दूसरे कार्यकाल के लिए यह राष्ट्रपति बने हैं फ्रांस के इमैनुअल मैक्रोन, जो कि आप यहाँ पर इनको इस इमेज में देख रहे हैं।
चलेंगे आज के इस वीडियो के 7वें प्रश्न पे। ये 7वां प्रश्न है कि किस अर्थशास्त्री को हाल ही में नीति आयोग का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। बहुत बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। नीति आयोग का उपाध्यक्ष अभी हाल में बनाया गया सुमन बेरी को, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। आपको बता दूं कि हाल ही में अर्थशास्त्री सुमन बेरी को नीति आयोग का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। आप यहां पर इनको इस इमेज में भी देख सकते हैं। दरअसल अगर हम बात करें तो हाल ही में राजीव कुमार ने उपाध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया था। राजीव कुमार नीति आयोग के दूसरे उपाध्यक्ष थे, जबकि पहले उपाध्यक्ष की बात किया जाए तो नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष थे अरविंद पनगड़िया। तो इस आधार पर यहाँ पे हम कह सकते हैं कि नीति आयोग के तीसरे अध्यक्ष बने हैं सुमन बेरी। ये भी आपको यहाँ से इस तरह से पॉइंट को ध्यान रखना है। हमने आगे लिखा कि वर्ष 2014 में पहली बार सत्ता में आने के बाद मोदी सरकार ने 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया था। योजना आयोग की जो स्थापना हुई थी ये वर्ष 1950 में हुई थी, जो कि 1 जनवरी 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका नामकरण करते हुए इसे नीति आयोग नाम दिया था। और नीति आयोग सरकार के थिंक टैंक नीति के रूप में काम करता है। नीति आयोग के बारे में और भी कई सारे पॉइंट है, जैसे इसका फुल फॉर्म क्या होता है आप ध्यान रखिए। नीति आयोग का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इस तरह के कई प्रश्न बीपीएससी जैसे एग्जाम में पूछे गए हैं प्रीवियस कुछ वर्षों में। यहाँ पर आगे हमने लिखा कि अरविंद पनगड़िया को नीति आयोग का पहला उपाध्यक्ष बनाया गया था, तो ये भी यहाँ से ध्यान रखिए। हालांकि नीति आयोग के सीईओ की बात करें तो अमिताभ कांत नीति आयोग के सीईओ है। जिस प्रकार से एक पॉइंट यहाँ पर ये ध्यान रखिए, जिस प्रकार से योजना आयोग में योजना आयोग के जो अध्यक्ष होते थे ये प्रधानमंत्री होते थे, उसी प्रकार से नीति आयोग में भी नीति आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं ये प्रधानमंत्री होते हैं। तो इस तरह के सारे पॉइंट को यहां से आपको ध्यान रखना है। अगला होगा 8वां प्रश्न। ये प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने सर्बिया ओपन 2022 का खिताब जीता है। तो सर्बिया ओपन 2022 का खिताब अभी हाल ही में एंड्रे रूबलेव ने जीता, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। आपको बता दूं कि हाल ही में सर्बिया ओपन के फाइनल में रूस के एंड्रे रूबलेव ने दुनिया के नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच को हराकर इस खिताब को अपने नाम किया है। एग्जाम पर्पज से कुछ पॉइंट और भी इंपॉर्टेंट है कि रूस के एंड्री रूबलेव पहली बार सर्बिया ओपन खेल रहे थे और उन्होंने जीत के साथ इस प्रतियोगिता का आगाज किया है और साथ साथ इस सीजन यानी कि इस वर्ष इस सीजन का यह तीसरा खिताब उनके नाम रहा। तो ये भी जानकारी यहाँ से ध्यान रखें। हालांकि जो इंपॉर्टेंट है सर्बिया ओपन 2022 का खिताब जीता है एंड्री रूबलेव ने, जो कि कह सकते हैं रूस के रहने वाले हैं, रूस के खिलाड़ी हैं। ये यहाँ से ध्यान रखें। हम चलेंगे आज के इस वीडियो के 9वें प्रश्न पे। ये 9वां प्रश्न है कि सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार ने भारत और पाकिस्तान के कितने न्यूज चैनलों को बैन किया है। तो हाल ही का जो मतलब कर सकते हैं ये न्यूज है, हालांकि ये कई बार पहले भी किया गया है, लेकिन जो नवीनतम है यहाँ से ये देने के कुल मिलाकर 16 न्यूज चैनलों को बैन किया गया है। तो इन 16 न्यूज चैनलों में से 10 तो भारत का है और 6 है पाकिस्तान का। तो कुल मिलाकर इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन नंबर ए। इसकी जानकारी हमने यहाँ पे ये लिखा कि हाल ही में सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार ने देश की सुरक्षा, विदेशी संबंधों और सार्वजनिक व्यवस्था के लेकर के दुष्प्रचार फैलाने वाले 16 यूट्यूब चैनलों को ब्लॉक कर दिया, फिर कह सकते हैं बैन कर दिया है, जिनमें कि 10 भारतीय और 6 पाकिस्तानी यूट्यूब न्यूज चैनल है। यूट्यूब न्यूज चैनलों की यहाँ पे बात किया जा रहा है। तो ये भी हाल ही में 16 न्यूज चैनल, जिनमें कि 10 भारतीय और 6 पाकिस्तानी को बैन किया गया है। अगला होगा 10वां प्रश्न। यह प्रश्न है कि हाल ही में मशहूर लेखिका वीना पानी मोहंती का निधन हुआ है। बताएं कि वे किस भाषा की लेखिका थी। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ओडिया भाषा की लेखिका थी, प्रसिद्ध लेखिका थी, जिनका भी हाल ही में निधन हुआ है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। आपको बता दें कि हाल ही में ओडिया भाषा की मशहूर लेखिका वीना पानी मोहंती का कटक में 85 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है। आप यहाँ पर इनको इस इमेज में भी देख सकते हैं। इस तरह के प्रश्न जो होते हैं ये बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। आपने प्रीवियस वर्षों के जो प्रश्न पत्र को अगर देखे होंगे तो वहां पर आपको इस तरह के प्रश्न अक्सर देखने को मिला होगा। हर सेट में तकरीबन इस तरह का एक प्रश्न होता है। संबंधित जो क्षेत्र होते हैं, जो भी महान शख्स से वैसे भी मिला के प्रश्न पूछा जाता है। तो दोनों कैटेगरी को यहाँ से आपको ध्यान रखना है। हम यहाँ पे बात करें वीना पानी मोहंती की, तो आपको ध्यान रखना उन्होंने 100 से अधिक पुस्तकों की रचना की है और वर्ष 2020 में उन्हें भारत के चौथे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। आपको ध्यान रखना भारत की अगर बात करें प्रमुख सम्मान की, तो आपको ध्यान रखना पहले स्थान पर जो आता है भारत रत्न है, ये दूसरे स्थान पर पद्म विभूषण है, तीसरे स्थान पर आता है पद्म भूषण और चौथे स्थान पर है पद्मश्री। ये कुल मिलाकर 4 जो ये भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, जो कि भारत सरकार द्वारा प्रदान किया जाता है। हमने यहाँ पे आगे लिखा कि साथ ही उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार, सरला सम्मान आदि से भी नवाजा गया था। तो ये सारी भी जानकारी हालांकि ध्यान रखना है आपको। अगला होगा 11वां प्रश्न। ये प्रश्न की हाल ही में दुनिया की सबसे उम्रदराज शख्स केन तनाका का निधन हुआ है। बताएं कि वो किस देश की निवासी थी। आपको ध्यान रखना केन तनाका जो निवासी थी ये थी जापान की, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। आपको इस प्रश्न में बता दूं कि हाल ही में दुनिया की सबसे बुजुर्ग शख्स जापान की केन तनाका का निधन हो गया है। वो 119 वर्ष यानी कि 119 साल की थी। उनका जन्म 2 जनवरी 1903 को जापान के दक्षिण पश्चिमी फुकुओका प्रांत में हुआ था। आप यहाँ पर इनको इस इमेज में भी देख सकते हैं। हमने यहाँ पे आगे लिखा कि गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड ने 2019 में जब उनकी आयु 116 वर्ष थी, उन्हें दुनिया के सबसे उम्रदराज जीवित व्यक्ति के रूप में मान्यता दी गई थी। 2019 में जब उनकी उम्र 116 वर्ष थी तो उसे दर्ज किया गया था। यहाँ पर हमने आगे जापान के बारे में एक पॉइंट लिखा है विश्व बैंक की दृष्टिकोण से। तो विश्व बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक जापान में दुनिया की सबसे अधिक बुजुर्ग आबादी है, ये भी ध्यान रखना आपको। जबकि अगर बात करें सबसे यंग आबादी की, तो आपको ध्यान रखना है एक नवीनतम रिपोर्ट के आधार पर भारत में सबसे अधिक यंग आबादी है। अगला होगा 12 नंबर प्रश्न। ये प्रश्न के प्रत्येक वर्ष विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है।
इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 25 अप्रैल को ये मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष पूरी दुनिया में 25 अप्रैल को मलेरिया के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए विश्व मलेरिया दिवस से मनाया जाता है। अब ये इसका थीम 2022 का इंपॉर्टेंट है। विश्व मलेरिया दिवस 2022 की थीम क्या है, ये एग्जाम में आपके प्रश्न बन सकते हैं। तो मलेरिया रोग के बोझ को कम करने और जीवन बचाने के लिए नवाचार का उपयोग करें, ये 2022 का इसका थीम है। ये आपको यहाँ से ध्यान रखना है। हम यहाँ पर चलेंगे आज के इस वीडियो के प्रश्न की ओर। आज के इस वीडियो का हमारा प्रश्न है कि 24 अप्रैल 2022 को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के अवसर पर बिहार को अलग अलग 4 श्रेणियों में कुल कितना पुरस्कार प्राप्त हुआ है। इसकी कंप्लीट जानकारी मैंने आपको कल वाले वीडियो में दिया था, हालांकि आज भी मैंने इसकी थोड़ी सी चर्चा की थी। बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। और जो लोग बिहार के प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में लगे हैं तो बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स को जरूर फॉलो करें। इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है और यहाँ पर जो रेगुलर वीडियो चैनल पर अपलोड होता है उसे भी आप यहाँ पर रेगुलर बेसिस पर देखकर नोट्स को तैयार कर सकते हैं। और जनवरी, फरवरी, मार्च, ये तीनों महीने का करंट अफेयर्स का वीडियो चैनल पर अपलोड हुआ। एक ही वीडियो में हमने तीनों मंथ के करंट अफेयर्स को सम्मिलित किया है। ये वन लाइनर फॉर्मेट में आपको प्रोवाइड किया गया। ये आपके रिवीजन पर्पज से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे देखिए और जो कि आपको सरसरी बीपीएससी सीरीपीओ आदि एग्जाम में काफी मदद करेगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।